जन्म शताब्दी वर्ष का जो माइक मुंह के सामने करिए पांडे जी, माइक 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 ठीक है। हाँ, तो अब ठीक हुआ। लेक्चर जो अपना ये श्रृंखला बना हुआ है, उसका ये आज का चौथा लेक्चर है। और इस लेक्चर में अपने जो भी कार्य समिति के सदस्य उपस्थित हैं, सबका अभिनंदन है, स्वागत है। 4 दिन से हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आज का भी विषय वैसा ही रोचक है। और रोचक के साथ विषय थोड़ा कठिन है। विषय है कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन। एक कैडर जब हम कहते हैं तो कैडर तो मास होता नहीं है, लेकिन यहाँ कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी है और कैडर भी है। और इसी तरह इस विषय को रखने वाले अपने जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय बी सुरेंद्रन जी हैं, अब उनका परिचय क्या देना है, उनका अपने बीच से ही है। फिर भी औपचारिकता तो है कि आप संघ के प्रचारक हैं और भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं। और जब से भारतीय मजदूर संघ में आपका पदार्पण हुआ है, तब से हम देख रहे हैं कि प्रायः टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। और उसी का ये परिणाम है कि आज हम घर बैठे कहीं भी कोविड-19 के वजह से प्रवास तो नहीं हो रहा है, कोई बैठकें नहीं हो रही है, फिर भी पदाधिकारी बैठक, कार्य समिति बैठक, सेक्टोरल बैठक, सारी बैठकें होते जा रही है। ये सब आपका योगदान रहा है। और ये विषय जैसा कठिन है, आप भी वो इतना ही कठिन है, क्योंकि देर रात तक आप जग करके लोगों को देने के लिए, उनसे कुछ लेने के लिए, ये सारी प्रस्तुति रखने के लिए आपने जो तैयारी करते हैं, वो शायद सभी के बस की बात नहीं है, वो आपसे ही संभव है। और ऐसे में मैं समझता हूं कि यह जो अपना विषय है, ये विषय अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा रोल का अभिनय करेगा और हमें कहीं न कहीं उपयुक्त सिद्ध होगा। इसलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए अपने अखिल भारतीय संगठन श्री सुरेंद्रन जी को आग्रह करता हूं कि आप अपनी प्रस्तुति करें। अपना जो बात रखना है आप सभी के सामने रख सकते हैं। माननीय सुरेंद्र जी। हेलो सुरेंद्रन जी। एक सेकंड कर रहे हैं। सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र प्रताप सिंह जी और आज के सत्र का संचालन कर रहे राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान देवेंद्र कुमार पांडे जी, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सजीनारायणन जी, महामंत्री श्री ब्रजेश उपाध्याय जी, और हमारा इस लेक्चर सीरीज में लगातार आकर हमारे लिए एक उत्साह जलाने वाला हमारा ज्येष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान हसुभाई दवे जी, अमरनाथ डोगरा जी और साई भाइयों और बहनों और देश भर में फेसबुक में लाइव में भाग लिए हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, आप सबको मेरा प्रणाम है। मैं जो आज विषय रख रहा हूँ कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 2 तरह का विषय आता है। हमारा संगठन कैडर का भी है, कैडर का बेस है, मगर संगठन मास ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सोचना पड़ेगा। जब कानपुर अधिवेशन के बाद में, कानपुर अधिवेशन के अनुवर्तन के नाते हम लोगों ने नीति आयोग का कुछ विचारों को, उसका नीतियों के खिलाफ एक देशव्यापी हमने आंदोलन का काल दिया था। तो उस आंदोलन के संदर्भ में लगभग 850 से ज्यादा जगह में उस आंदोलन हुआ। उसके बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय से भी हमको चर्चा में आई क्या समस्या, बात करिए। और इस बात के बाद में एक बार मैं, माननीय अध्यक्ष जी सत्यनारायण जी और ब्रजेश उपाध्याय जी और मैं, हम 3 लोग नीति आयोग में रहने वाला भारत सरकार का जो एडवाइजर है, उसका भी हमने, विवेक देबराय को भी हमने मिला था।
हमारा आंदोलन के बाद में उस समय का जो नीति आयोग को उपाध्यक्ष थे वो इस्तीफा देकर बताए चले गए और उन्होंने बोला आरएसएस संगठनों के कारण मैंने विचार करके लेकर जा रहा हूं। तब इस आंदोलन का समय में एक प्रमुख बात आया था, एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक मजदूर संगठन ने उनका पे प्रमोशंस ऐसे विषय छोड़कर एकदम नीति आयोग के किस तरह का विषयों के ऊपर वो क्यों ऊपर उठकर आया है, तो क्यों इसका आंदोलन करने का इसको जरूरत पड़ा। तो इस तरह का एक विषय बहुत जगह में विषय उठाया था। हमको भी कुछ लोग पूछे थे आपका क्या काम है भैया, तुम लोगों से संगठन का जो है वर्कर्स के इश्यूज बनाओ, सरकार का पॉलिसीज के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में हम क्यों बात करते हैं। एक विषय आता है, जिस संगठन ने एक कैडर बेस्ड संगठन का एक स्वभाव होता है, वो स्वभाव का एक परिणाम होता है आने वाले दिनों में किस तरह का खतरा हमारे सामने आ सकता है। The dangers which may come, the threats which may come in future, that visualization will be there with the organization, cadre based organization. इसलिए हमारा ये कैडर बेस्ड संगठन के साथ में ये आने वाले दिनों में क्या क्या तकलीफ आ सकता है, हमने कुछ विषयों के बारे में, खास करके विदेशी विनिवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में और इसी तरह का निजीकरण का विषय के बारे में, हमने सरकार का नीति आयोग क्या किस तरह का हो सकता है, इसको हमने एक तरह का पहचान करके इसके खिलाफ हमने आंदोलन शुरू कर दिया। इसके कारण क्या होता है, देश में एक नया तरह का वातावरण बदलने में, सोचने में आया है। मैं इसलिए बोलता हूं, ये कैडर जिस ऑर्गेनाइजेशंस का एक अच्छा कैडर नेटवर्क होता है, उनके लिए आने वाला थ्रेट्स, फ्यूचर आने वाला थ्रेट्स को वो लोगों ने उसका जो कमी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये बाकी संगठन उनसे होता नहीं है इसको, और इसीलिए ये एक हमने इसको स्पष्ट समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, इसके आधार पर आने वाले जो खतरा को सोच के हुए उसके अनुसार क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए, क्या प्लान्स होना चाहिए, क्या प्रोग्राम्स होना है, ये तय करने में हम सफल हुए। तो इसके बारे में मैं इसीलिए बताया, आप लोगों को सामने विषय लाया। एक दूसरा विषय है, अभी अभी हम लोगों ने भारतीय मजदूर संघ के आधार पर जब कोरोना का रिलीफ, कोरोना आया, बाकी संगठनों ने अलग अलग डिमांड रख रहे थे। बाकी संगठन के भारतीय मजदूर संघ ने 2 राज्य छोड़ के हर राज्य में हमने बताया हमने कुछ न कुछ राहत कार्य, वी हैव टू कंडक्ट रिलीफ एक्टिविटी फॉर द कोरोना विक्टिम्स, ये करके हमने पूरा का पूरा देश भर में हमने ये रिलीफ एक्टिविटी स्टार्ट किया। और उन लोगों के पहले हम लोगों ने खाना दिया, बाद में सूखा रेशन, माने एक तो वो रेशन दिया, ड्राई रेशन दिया, मास्क बांटे, ये बाकी है। मगर साधारणता देखे तो ये सभी एक्चुअली क्या है, ये ट्रेड यूनियन का काम का अंतर्गत आता नहीं है। इट विल नॉट कम अंडर द ट्रेड यूनियन एक्टिविटी, देन व्हाई वी हैव टू कंडक्ट। ऐसा कुछ लोगों ने मुझे भी प्रश्न किया था। हमारा ही संगठन के रहे हुए अफिलिएटेड कुछ महासंघों ने, बड़े बड़े महासंघों भी इस लोगों ने इसमें सफल नहीं हुआ। हमारे सबसे पहले सबसे ज्यादा जैसे बीडी मजदूर का महासंघ है, नहीं तो भवन निर्माण का मजदूर महासंघ है, प्राइवेट परिवहन का मजदूर संघ है, ऐसे लोगों ने लीड लेकर, आंगनवाड़ी महासंघ है, ऐसे लोगों ने लीड लेकर आया। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, माने ये हमारा एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी है। समाज के बारे में एक संवेदना करने का हमने इस बार में काम किया। और एक विषय भी था, जब गलवान में चाइना और भारत का बीच में एक संघर्ष हो गया, भारत की नौजवानों के ऊपर चाइना ने आक्रमण करके मार डाला, बहुत जगह में हमारा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश प्रकट किया। ये आक्रोश क्यों प्रकट किया, उनको लगता था कि भारत का कोई सीमा के ऊपर किसी विदेश लोगों ने आक्रमण करे तो हम सहन नहीं करेंगे, इट इज माई कंट्री, ये मेरा देश है, इसलिए मेरा देश का 1 इंच को भी हम लोगों ने उसको छोड़ेंगे नहीं। माने एक प्रखर राष्ट्रवाद, इस तरह का एक विषय के लिए हम लोगों ने रिएक्ट किया। ये भी आप लोगों के लिए ट्रेड यूनियन का पे प्रमोशन का इश्यू नहीं है। जब भारत और चाइना के बारे में विषय आया, चाइनी वस्तुओं को 59 एप्लीकेशन से बंद कर दिया,
चाइना के खिलाफ चाइना वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेंगे करके भिन्न भिन्न एरिया में हम लोगों ने प्रदर्शन किया। चाइना का उत्पादन, चाइना का वस्तुओं को बहिष्कार करने के लिए आह्वान दिया। चाइना का सामान हमने इसको जला दिया। तो तब आता है भाई ये ट्रेड यूनियन एक्टिविटी है क्या? नहीं है, मगर इस देश का एक आर्थिक आजादी बचाने के लिए एक तरह की आर्थिक साम्राज्यवाद का अपोज करने का ये एक एक्टिविटी था। इट इज एक्टिविटी टू अपोज द इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, आल्सो टू शो द इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ये हमारा एक्टिविटी का और एक डायमेंशन का है। मैं इसलिए ये सभी उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि ये सभी के लिए एक डिफरेंट टाइप का है। जब अयोध्या का 5 तारीख को राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण हो रहा था, हम सबको खुश हो गया, हम सबको खुश हो गया, बहुत बड़े तौर पर है। मुझे यहाँ मालूम है हमारा बीच में भी हमारा दक्षिण भारत का मध्य क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र का सह संगठन मंत्री है श्रीमान हमारा राव साहब। तो ये हमारा जो सूर्यनारायण राव जी को जब ये कर सेवा में गए थे, बहुत पिटाई लाठीचार्ज हुआ, पूरा का पूरा पीठ में हर जगह फ्रैक्चर्स हो गए, मगर अभी तक वो छोड़ा नहीं है। उस कमिटमेंट है बहुत सारे महाराष्ट्र भिन्न भिन्न लोगों ने, हमारे लोग बीच में भी कर सेवक लेकर आए। आज राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि हमने कैसे किया? ये राष्ट्रीयता का एक सिंबल है, एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का एक मुद्दा होता है। जब इस तरह का विषय आता है उसको लेकर हमारा मन में एक अच्छा प्रेरणा होता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं इस तरह का? ये सभी एक्टिविटी, सभी इंसिडेंट में हमने केवल एक ट्रेड यूनियन में एक यूनियनात्मक ही काम ये नहीं है, ये सभी हमारा एक राष्ट्रीयता के आधार पर आने वाला इश्यूओं के लिए हम लोगों ने इसके सामने प्रस्तुत किया है। इसको हमने ठीक समझना पड़ेगा। ये सभी क्या होता है, ये सब का पीछे एक प्रखर राष्ट्रीयवाद, एक सामाजिक संवेदना, एक राष्ट्र का स्वाभिमान, एक आर्थिक आजादी, ये सभी क्या हमारा संगठन भारतीय मजदूर संघ केवल एक मजदूरों को आज का दिन करने वाला ये संगठन नहीं है। मैं बहुत बार सुना हूं, माननीय श्रद्धेय थेंगड़ी जी हमारे लिए सामने रखते थे, बीएमएस इज नॉट सिंपली ब्रेड एंड बटर ऑर्गेनाइजेशन, इतना ही नहीं है। तो हमारा क्या है, हमारा एक वैचारिक आंदोलन है, इट इज एन आइडियोलॉजिकल मूवमेंट। इसलिए भारतीय मजदूर संघ एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, एक वैचारिक आंदोलन है। जब वैचारिक आंदोलन चलेगा ये सतत चलते ही रहेगा और खास करके कुछ मुद्दों को लेकर चलते रहेगा, मगर इस आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के बारे में हम करना है। जब हमने वैचारिक आंदोलन के बारे में बोलते हैं, भारतीय मजदूर संघ एक वैचारिक आंदोलन है। वैचारिक आंदोलन को आगे लेकर जाने के लिए जिस तरह का एक रचना, एक संरचना, एक कार्यकर्ता गण, एक इसके लिए जन आधार, मास सपोर्ट, ये सभी सेट करने के लिए भारतीय मजदूर संघ की हमने काम करते हैं। जब ये काम करने के समय में हमारे दृष्टि के हम सभी ऑर्गेनाइजेशन का एक समर्पित कार्यकर्ता गण है, वी आर कमिटेड कैडर्स ऑफ बीएमएस। तो इसका अर्थ है कि जब ये काम करेंगे तब हमारा मन में हमारा गोल स्पष्ट होना चाहिए, हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। वी मस्ट हैव द गोल क्लैरिटी। हमारा लक्ष्य क्या था, किसके लिए भारतीय मजदूर संघ काम करना है? केवल आज एक मान्यता प्राप्त करने का इतना ही है क्या? हमारा इतना नहीं है। देन व्हाट? सो भारतीय मजदूर संघ का एक विचार है, एक हमारा स्पष्टता है, अभी एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। वो लक्ष्य ऐसा है, भारत एक विश्व में सबसे बड़ा एक स्ट्रांग नेशन होना चाहिए, एक अत्यंत पावरफुल नेशन होना चाहिए। यह हमारा एक पॉइंट है। एक दूसरा विषय है, भारत में एक तरह का सभी व्यक्तियों के लिए 6 मौलिक आवश्यकता पूरा होना चाहिए। गवर्नमेंट इंडिया हैज टू फुलफिल 6 बेसिक नीड्स ऑफ द कॉमन मैन। ये 6 बेसिक क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। मीन्स इसमें वी हैव टू फुलफिल उनके लिए एजुकेशन भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, लिए ये जो है रेस्पेक्टेबिलिटी के साथ में हम लोगों के जो है शेल्टर, फूड और ये क्लॉथिंग, ये 6 बेसिक नीड्स फुलफिल करना इस देश में सभी व्यक्ति के लिए होना चाहिए। और एक तीसरा विषय है, हमारे देश में
आज का भिन्न भिन्न सिस्टम्स जो है, वो जुडिशियरी है, पार्लियामेंट्री है, लेजिस्लेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, भिन्न भिन्न सिस्टम्स, ये सारे सिस्टम्स में भी आज व्यक्ति को गड़बड़ करता है। इसीलिए ये सभी बदल के समग्र समाज में एक बदलाव लाना चाहिए, ये समाज में एक क्रांति करना। तो जिस समाज में सामाजिक समरसता और आर्थिक न्याय होना चाहिए, and we require a society total transformation of society which there must be our social harmony and also economic justice। ये काम करने के लिए हमने काम कर रहे हैं, मगर ये सभी काम करने के लिए संदर्भ में मुझे एक ध्यान में आता है, मैं ऐसा ही माननीय टेंगड़ी जी का एक भाषण पढ़ रहा था 1991 में, मुझे लगता है वो बिहार का मीटिंग में भाषण कर रहे थे, और उस संदर्भ में उन्होंने एक विषय स्पष्ट बोलता है। वो शब्द क्या है? गरीबों के लिए संघर्ष करना ही होगा, गरीबों को बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। टू सेव द पुअरेस्ट पर्सन ऑफ द कंट्री वी हैव टू लॉन्च ए स्ट्रगल। इसलिए गरीबों को बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। किस तरह के लिए? उन लोगों को ये करना के लिए। इसलिए ये हमारा स्ट्रगल उस तरह का है। इसलिए गोल हमारा क्लियर कट है। गोल के साथ ये हमारा लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए हमने कुछ मौलिक प्रिंसिपल्स बना के रखा है। मौलिक एक तरह की एक हमारा काम का एक मौलिक सूत्र बना के लिखा है। उसके बारे में भी हमको स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जब कैडर्स को एक लक्ष्य और उसके लिए एक मार्ग, ये दोनों को भी स्पष्टता होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले विषय है हमारा संगठन एक तरह की राजनीति, दलगत राजनीति से अबोव, उसका ऊपर उठकर हम काम करते हैं। इसी वी आर अबोव पार्टीजन पॉलिटिक्स। इसीलिए हम बार बार बोलते रहते हैं, जब जिस तरह का हमने मुद्दा उठाते हैं, जो आर्थिक मुद्दा है, पॉलिसीज के बारे में, ये सभी भी पॉलिटिकल ही है, पॉलिटिकल टाइप ही है, पॉलिटिकल ही है। इसके कारण क्या होता है, वीडियो चल रही है, बहुत बार क्या होता है, ट्रेड यूनियन को सेमी, ये बीच में बोलना बंद करिए जरा, बीच में जिसका भी आवाज आ रहा है बंद करिए। ये हमारा ट्रेड यूनियन के लिए लोग बोलते हैं इट इज सेमी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्वभाव क्या है? वी आर अबोव पार्टीजन पॉलिटिक्स। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से हमारा संबंध नहीं है। इस तरह का एक गैर राजनीति से हमने काम करना, ये हमारा एक फ्यूचर होता है। इसके बारे में हमको स्पष्टता होना चाहिए। कभी कभी हमारा कार्यकर्ता ही बोलते हैं भाई साहब वो सब बोलने के लिए, मगर हमारे लिए इधर चाहिए करके, ये नहीं होगा। एक स्पष्टता हमारे लिए, ये भी हमारे लिए क्लैरिटी होना चाहिए। एक दूसरा विषय हमारे लिए, हमारा पूरा का पूरा जो दृष्टिकोण है, भारतीय मजदूर संघ का दृष्टिकोण है, ये रचनात्मक दृष्टिकोण है। इसीलिए हमारा सोच पूरा उसी तरह का रहता है। आवर अप्रोच इज ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, सो ऑलवेज बीएमएस प्लेस ए कंस्ट्रक्टिव रोल, ऑलवेज प्लेस ए कंट्रीब्यूटरी रोल, ऑलवेज प्ले ए टाइप ऑफ सपोर्टिव रोल। ये हमने सोचना चाहिए। जब आपके बारे में रचनात्मक दृष्टिकोण रहता है, यही लोग हमारे लिए बहुत बदनाम होता है। मैं बहुत बार देखता हूं भिन्न भिन्न लोगों में, लोगों ने सरकारी कर्मचारी लोगों के लिए बात करता है सब ये बेकार हो गया करके। ऐसा नहीं है। देखिए हमारा आज का शिक्षा पद्धति, आज का भिन्न भिन्न व्यवस्था, ये सभी व्यक्ति को भ्रष्ट कर लेता है। व्यक्ति का मन में समाज के बारे में संवेदना नहीं रहेगा, वही आदमी सबको लूट कर देगा। इसीलिए एक संस्कृत में एक शब्द है साक्षरा राक्षसा, माने साक्षरा को रिवर्स कर दिया तो राक्षस हो जाता है। ये होता है। इसीलिए व्यक्तियों में एक सामाजिक संवेदना जगाना पड़ेगा। नक्सलाइट्स भी है, वो भी समाज के लिए वो बात करता है, मगर उसके सिस्टम क्या है? उनका मन में प्रेम नहीं है। जो व्यक्ति विचार को अपोज कर सकते हैं उसको खत्म कर देता है। तो ये हमारा ऐसा नहीं है। हमारा समाज के लिए एक तरह के प्रेम संवेदना जगाते। इसीलिए जिस कर्मचारियों को बीच में इस तरह का समाज के बारे में एक संवेदना रहता है, वो कर्मचारी कभी भी इस तरह का विषय में नहीं रहता है। ये इसीलिए हमने बार बार भारतीय मजदूर संघ में बोलता है, हम लोग भारतीय मजदूर संघ में समाज के प्रति, मजदूरों के प्रति, सबके प्रति हमारे लिए एक निष्ठा होना चाहिए। ये हमारा एक दूसरा के रास्ता है। एक तीसरा विषय है सरकार के बारे में हमारा पॉलिसीज क्या है, मैनेजमेंट के बारे में विषय क्या है, और कुछ विषय में इसके बारे में
हम बार बार बोलते हैं आवर अप्रोच इज ए रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, ये हमारा अप्रोच है। इसकी जो रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, उसको ठीक हिंदी शब्द समझ में आ रहे हैं, वो क्या है, वो कठिन है शब्द, इसलिए आप लोगों के लिए रेस्पॉन्सिव कोऑपरेटिव समझना पड़ेगा। माने कोई सरकार, कोई मैनेजमेंट, कोई अथॉरिटी मजदूरों के समर्थन में आए तो वो 4 कदम आगे आए तो हम 8 कदम आगे जाके उनको मदद करेंगे। यदि सरकार या मैनेजमेंट या और एक अथॉरिटी हमको सुनेगा नहीं तो हम भी सुनेगा नहीं, हम केवल वर्क टू रूल करेंगे। यदि हमको कुचलना चाहते हैं तो उस मैनेजमेंट को, उस सरकार को, उस अथॉरिटी को उखाड़ फेंक देंगे। ये इस तरह का विचार जो है, ये हमारे लिए रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन का है। इसीलिए भारतीय मजदूर संघ बहुत बार केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों को, नीतियों को हमने अपोज करते हैं। अभी अभी गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सरकारों ने काला ऑर्डिनेंस लाया। ये सरकार 3 हमारा विचारधारा के नजदीक लोग, हमने उसको अपोज कर दिया। सबसे पहले ये गलत प्रैक्टिस शुरू कर दिया केरल में भी हमने अपोज कर दिया। माने सरकार विचारधारा कोई भी हो, वर्कर्स का प्रति उसको नहीं रहे तो अपोज करने में हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। इस तरह का एक रोल बीएमएस प्ले करता है। कभी कभी हमारे लोग ही डाउट करते, सर हमारा लोग है, लोग हमारा है, नीति हमारा नहीं, हमारे खिलाफ है, अपोज करना पड़ेगा। तो इस तरह का पार्टिसिपेट करना एक है। एक चौथा विषय है हमारे लिए सामूहिक नेतृत्व। ये हमारा एक विचार का रास्ता का एक मेथोडोलॉजी है। यहाँ एक व्यक्ति का आधार पर नहीं है, संगठन एक व्यक्ति का नहीं है, संगठन में सामूहिक बात चलता है। बाकी ट्रेड यूनियन में व्यक्ति का नाम से पोस्टर डालता है, जय जयकार करता है, सब करता है। भारतीय मजदूर संघ में व्यक्ति के आधार पर नहीं है, ध्येय का आधार पर है, सामूहिक नेतृत्व है। ये 4 हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के आधार पर हमारा काम चलता है। जब मैं कैडर के बारे में बोल रहा हूं, हमारा जो कैडर्स, भारतीय मजदूर संघ का भिन्न भिन्न स्तर में काम करने वाला कार्यकर्ताओं को, गण को, इसके विचार में स्पष्टता होना है। माने कार्य पर इसके विचार के बारे में निष्ठा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग फेथ, एक विश्वास। एक दूसरा है कार्य पद्धति के बारे में एक स्पष्टता, और तीसरा विषय है संगठन को, निर्णयों को संपूर्ण समर्पण, संगठन के लिए संपूर्ण समर्पण। ये 3 क्वालिटीज के कारण आज भारतीय मजदूर संघ हमने पढ़ा है। तो इसीलिए जब हम कैडर्स के बारे में बात करता है, हमारा कैडर्स को इस तरह का विषयों में स्पष्टता होना चाहिए। जब बार बार मैं कैडर बात कर रहा हूं, अभी साधारणतः ये शब्द जो है कम्युनिस्ट का लोगों के भाषा में ज्यादा रहता है। मैं बार बार जब मैं हैदराबाद में जाता हूं, हमारा ज्येष्ठ कार्यकर्ता है, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान बाल रेड्डी जी, सामा बाल रेड्डी जी, हर बार बोलता है कैडर मीटिंग्स के बारे में कितना हुआ है। माने कैडर मीटिंग बोलते हैं, माने कार्यकर्ताओं को निर्माण करने का ये प्रक्रिया का है। ये कैडर से कम्युनिस्ट पार्टी का, माओइस्ट पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी का, नहीं तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और या नॉर्वेजियन कम्युनिस्ट पार्टी, या आपको रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, वहां भी कैडर्स यूज करते हैं। उनका कैडर्स का स्वभाव अलग है, वो पार्टी राजनीतिक आधार पर है, हम समाज केंद्रित है। इसीलिए यहाँ कैडर्स के लिए एक भिन्न स्वभाव है, हम इसको समझना पड़ेगा। हम कार्यकर्ता गण एक्चुअली की इसके लिए बात करना, मगर हमारा विचार है जो कैडर्स है भारतीय मजदूर संघ का, भिन्न भिन्न स्तर में रहने वाला कैडर्स को केवल वही डेवलप होने से चलेगा नहीं है, मगर हमारा कैडर्स को एक बड़े लेवल पर मास सपोर्ट होना चाहिए। इसीलिए हमारे लिए क्यों है, हमारा संगठन का लक्ष्य अलग है। इसीलिए एक जन आधार, मास माने जन, ऑर्डिनरी पर्सन्स, इस तरह का एक जन संगठन होते हुए जन सामान्य लोगों को जुड़ने का और जन के लिए आधार पर हम लोगों को सेटल करने के लिए हमने इसको सोचना पड़ेगा। इसीलिए जब हम लोगों ने जब इस तरह का बड़े बड़े मूवमेंट्स, जब हम आंदोलन बताया, इस आंदोलनों का प्रतिपक्ष में मुझे 3 तरह का वैचारिक आंदोलन के बारे में मैं आपके सामने विचार रखता हूं। एक एक के लिए 2 इसमें फेल हो गया, एक सफल हो गया। और उसके तरफ जब हम मैं 10th क्लास 10वीं क्लास पढ़ रहा था,
इस देश में इमरजेंसी आया। इस इमरजेंसी का सिचुएशन में सब लोगों ने अपोज किया, सब लोगों ने जेल में गया, कोई ये नहीं किया था। इसके खिलाफ में जयप्रकाश मूवमेंट, माने उसका पहले भी जयप्रकाश नारायण ने देश में एक बड़ा आंदोलन चलाया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ। मगर इसका जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व को देखकर सब लोगों के लेकर लोगों ने इनके साथ जुड़े। हजारों लोग हर जगह देश भर में एक सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। सबसे बड़े आंदोलन के बाद में, इमरजेंसी के बाद में इंदिरा गांधी सरकार चले गई, हट गए और जनता पार्टी सरकार आया। माने जो जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट में सर्वसाधारण आदमी, हम लोगों ने इसको समर्थन किया। मुझे मालूम है उस समय में 1 रुपया, एक नोट, 1 रुपया का 1 नोट और 1 वोट, इस तरह का एक कैंपेन होता था। सब जगहों से 1-1 रुपया चुनाव लड़ने के लिए इकट्ठा किया। साधारण आदमी समर्थन किया जयप्रकाश नारायण का। इन्होंने समग्र क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया था और हर जगह में एक ही नारा है, अंधेरे में एक प्रकाश, जयप्रकाश जयप्रकाश। मगर आज उसके बाद में क्या हो गया, सरकार आए, जनता पार्टी सरकार, मगर जिस लोगों ने सामान्य मास समर्थन किया, मगर उसका नेतृत्व, उसका कैडर्स जो बोलते हैं वो ठीक नहीं था। इसके कारण समग्र क्रांति का स्वप्न आज भंग हो गया। जो लोग समग्र क्रांति का एक नारा देकर देश में सत्ता में आए थे, वही लोग समाज के लिए नया तरह का समस्या, सिरदर्द बन गया है। हम आज भिन्न भिन्न देश में उनको देखते हैं। तो ये एक तरह की मास सपोर्ट किया, मास जन सामान्यों को समर्थन था, मगर कैडर्स ठीक नहीं था, वो विफल हो गए। मैं और एक जगह देखता हूं, पूरा दक्षिण भारत में, खास करके तमिलनाडु में एक द्रविड़ कड़गम करके एक बड़ा मूवमेंट उभर कर आए। वो द्रविड़ कड़गम नास्तिक लोगों के प्रचार कर दिया, भगवान नहीं करके प्रचार कर दिया, जमींदारी के खिलाफ लड़े और कुल मिला के ब्राह्मणों के खिलाफ लड़े, हिंदी के खिलाफ लड़े। एक समय में सारे लोगों ने, पब्लिक उनको समर्थन किया। बाद में क्या है, जन समर्थन आज उनको बिल्कुल नहीं है, केवल गिने हुए, ओनली दे आर इन तमिलनाडु, ओनली काउंटेबल कैडर्स चले गए। क्यों? माने जनहित के खिलाफ, जन सामान्य के भावनाओं के खिलाफ जब आज कैडर्स चले जाता है, उसको स्वीकार नहीं करता है। ये दोनों मूवमेंट, माने एक जन सामान्य एक जगह समर्थन किया, कैडर ठीक नहीं था, कैडर है आज जन सामान्य नहीं है। इस तरह का दो हमारे लिए सामने एक बड़ा मूवमेंट देश में दिखता है। मगर एक वैचारिक आंदोलन वो पूर्ण सफल हो रहा है। मैं एक देखता हूं, उसका क्या है वो मैं देखता हूं, श्री राम जन्मभूमि का एक आंदोलन। सारे सामाजिक शास्त्री जो है, द सोशल साइंटिस्ट हैज टू स्टडी द राम जन्मभूमि मूवमेंट। आज समाज शास्त्री उसको अध्ययन करना है कि जब 80 का दशक में राम जन्मभूमि का मूवमेंट आया, तब क्या क्या किया उन लोगों ने। राम ज्योति आया, राम पादुका आया, बाद में रामशिला आया। सब लोग हंसते थे, अरे यार ये दीप है, ये बाद में ये चप्पल है, जूता है, अब राम पादुका है, ये रामशिला ईंट भट्टा, इससे थोड़ी बदलाव आ जाएगा समाज में। इसी तरह का लोगों ने कैंपेन करते थे। बाद में कर सेवा, बिल तरह का आप देखिए, एक लगातार रहने वाला ये कमिटेड कैडर लगभग लगातार आंदोलन करने के कारण आज हमारे लिए एक जो सदियों का एक स्वप्न को आज साकार हो गया। माने जन सामान्य का पल्स समझ में आ गया, क्या जन सामान्य आदमी आता है। हम जब पहली बार मैं देखा एक आत्मता यज्ञ रत्न करके ये गंगा को रथ लेकर आए थे, मैं क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ रहा था। उस समय में मैं कॉलेज में बात किया, आपने उस कॉलेज का ग्राउंड दीजिए। ये लोग बोले क्या दे रहा है जी, गंगा पानी वो पानी, ये चलता गया। मगर साधारण आदमी को भावना, the sentiment of ordinary Indian, ordinary Hindu has been linked with गंगा वाटर्स। ये गंगा पानी के साथ में, गंगा जल के साथ में लिंकेज है। माने इन लोगों ने वो उस समय का कैडर्स जो है वो पीपल्स का नाड़ी पसंद पकड़ लिया, उसके आधार पर मूवमेंट किया, कैडर्स लगातार काम किए। तब क्या है, तो उसी समय में 93 में चेन्नई में उस समय का सरसंघ चालक जी पूजनीय
परम पूजनीय बाला साहब देवरे साहब थे, उनका व्यवस्था में मैं था। तो हम 4-5 लोग उस समय का तरुण लोगों ने फ्री टाइम में उनके पास पूछा, बाला साहब जी से पूछा कि ये राम जन्मभूमि कब होगा। उन्होंने बोला तुम प्रचारक हो? हाँ। और 25 साल काम करेगा? हमने बोला हाँ जी। 25 साल लगातार काम करो, वही स्वप्न हो जाएगा। माने एक दृष्टि में इसलिए बोलता हूं, इस तरह का निरंतर सोच करने का एक आइडियोलॉजिकल कमिटेड कैडर और बेस विद मास, ये हमारे लिए एक आज स्वप्न साकार हो गया। एक सफलता है, इंडियन मूवमेंट का एक बदलाव आया, इसको हम समझना पड़ेगा। मैं जब कैडर, इस तरह का कैडर होना चाहिए। इसीलिए जब कैडर का हम बात करेंगे, ये एक कैडर्स का स्वभाव क्या है, संगठन का अनुसार, संगठन का आवश्यकता के अनुसार कैडर्स जो है उनको स्वभाव को बदलना पड़ता है, तभी वो कमिटेड कैडर होता है। और इसके लिए मैं बहुत बार बोलता हूं, मेंटल एडजस्टमेंट एक मेजर मुद्दा होता है संगठन में जब काम करने के समय में, हमारे जैसे एक वैचारिक आंदोलन के बेस संगठन में काम करने के संदर्भ में ये मेंटल एडजस्टमेंट का मामला है। मैं एक जगह इसी तरह का बैठक में गया था, बीएमएस में आने के बाद में ही वो लोग बोला भाई साहब मैं बीएमएस के लिए जान भी दे सकता हूँ, क्या बोलो सब कर सकता हूँ, इस तरह की बात करता था। मगर उस दिन हमारा एक मेरा प्रवास में बैठक था, वो बैठक में आया नहीं, बहुत बात किया। तो बाद में, इसके बाद में मैं 2 दिन था, पूछा उनको, अरे भाई आप आया क्यों? अरे क्या साहब क्या करेंगे, आपको समझ में नहीं आता है, मैं बैठक आने के लिए तय किया था, अरे हमारा पत्नी आ गई, थोड़ा तुरंत कोई हमने मार्केटिंग जाना है, कोई शॉपिंग के जाना है, आप आना ही चाहिए, ऐसे थोड़ा फोर्स कर दिया, तब हम क्या करेंगे, पत्नी तो है ही, जिंदगी भर उन्हीं के साथ रहना है, तो इसीलिए हमने वो चले गए संगठन में। कभी भी कर सकते, साल में सब होता ही रहता है। ये स्वभाव मुझे देखकर थोड़ा उनके मन में हमारे इसमें है। तो प्रायोरिटी क्या है, फैमिली भी है और मिशन भी है, ये दोनों को एडजस्ट करके कैसे होना चाहिए, ये दोनों झगड़ा रहेगी रहेगा। मेरा मन में इस संदर्भ में एक एग्जाम्पल याद आता है मेरे लिए, वो आप भी सुने होंगे, इस कहानी पिछले भी पता होंगे। हमारा आंध्र प्रदेश में एक नीचे से पानी उठाने के लिए, माने आपका एक 10-12 फुट से नीचे से पानी उठा के ऊपर जाना नाला में, इसको सेट करने के लिए एक विशेष तरह का एक यंत्र रहता है, उसको हमने यातम बोलते। माने आदमी ऊपर उठता है, निचले बाल्टी जैसे से आना ऊपर उठाना, समझ लीजिए, उसको बहुत आवाज करते रहते हैं। यहाँ मैं राजस्थान में देखता हूँ, उसके लिए राहट बोलते हैं, राहट। वो बड़ा बड़ा लंबा रहता है, वो किनारे से वो पानी, इसमें कुएं से पानी निकालता है। तो एक आदमी ने गया, घुड़सवार थे वो लोग, पानी निकालना था, वो वहां देखकर राहट के पास गए और पानी पीने के लिए, उन्होंने पानी गिनी पिया, बहुत थके हुए, पानी पीने के लिए गया, पानी पी लिया, मुंह धोया, बाद में वो घोड़े का आकर पानी पिलाओ पानी पीओ ऐसा। मगर वो घोड़ा का स्वभाव क्या था, वो पानी देखने से बड़े खुश हो गया। पानी के नजदीक आए पीने के समय में, वो राहट का आवाज आता है, फट 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 फट, वो फट देखने से पीछे चलता है। बहुत समय से बाद में उनको बोले, भाई साहब, उसको बोला, वो किसान उसको चलाते हैं, उसको ऊपर बैठ के, अरे बोला ये थोड़ा समय उसको राहट को बंद करो, हमारा पानी नहीं पीता है। पानी उसको बंद कर दिया तो पानी नहीं आता है, पानी आ गया आवाज आता है। इसी तरह का डायलमा में उसके ना कुछ नहीं हुआ। कभी कभी हमारा कार्यकर्ता कभी घरों में ऐसे ही होते रहता है, इसीलिए उसको संभालना, इसको संभालना, ये बंद होने का ऐसे नहीं होगा। दोनों को संभालने के लिए मन बनाना पड़ेगा। ये एक कमिटेड कैडर्स का एक स्वभाव होता है। सो अंडरस्टैंड, चेंज योर मेंटल एटीट्यूड, ये एक आवश्यकता होता है। एक और एक विषय भी होता है, बहुत बार संगठन का काम करने के समय में हमने एक शब्द उपयोग करता है, उसका नाम है अनामिकता। माने बाहर नहीं होते हुए निरंतर काम करना, अंदर से बात करना। आप देख लीजिए, ये माली रहते हैं ना, फूल बनाने वाला फूल करने के लिए क्या करता है, एक सुई को धागा बिठाता है और तुरंत एक फूल को अंदर जोड़ते एक अच्छा बनाता है। मगर सुई भी किसी को दिखता नहीं है, सबको जोड़ने में सफल होता है।
वो धागा भी दिखता नहीं है, मगर सबके सामने फूल हार ही दिखता है। यदि सुई को रखता है मैं इसी हार में रह जाऊंगा तो बाहर नहीं आ सकते। इसी तरह का बिना पहचान से हुए काम करने का एक स्वभाव, ये इस तरह का है। और बहुत बार क्या होता है, ये कुछ लोगों में आता नहीं है, ये भी रहता है। और कुछ लोगों को लगता है हर बार हमने दिखना चाहिए। मैं बहुत बार फोटो निकालता रहता हूँ मीटिंगों में आके, कुछ लोग क्या करते हैं, किसी हालत से उनका सिर झुकाते हैं, बीच में अंदर डालते रहते हैं। तो क्यों होता है, मैं दिखना चाहिए, मैं दिखना चाहिए, ये स्वभाव भी एक रहता है। आपने बहुत लोगों ने माला रहते हुए, उसका तुलसी माला, तो इस तुलसी माला का 108 के बाद में एक मणि बहुत बड़ा ऐसे रहता है, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं मुझे, हमारा तेलुगु में उसको तुलसी मणि बोलते हैं, माने उधर से काउंटिंग शुरू होता है, वो हर बार दिखता है। तो इस तरह का हर बार दिखना मैं ऐसा कुछ लोगों को रहता है, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर बार दिखने वालों को भी बाद में पीछे ढकेलना पड़ता है। इसलिए एक तरह की तुलसी मणि होना चाहिए या ये होना चाहिए, ये दो अंतर है। इसीलिए भारतीय मजदूर संघ में एनानिमिटी, अनामिकता, एक तरह की बिना नाम, बिना काम, बिना पद, पैसा, प्रतिष्ठा, किसी के लिए हम लोग काम करने का एक स्वभाव यहाँ के कैडर बनता है, जो सभी के साथ फील्ड में रहता है। इस तरह का भी कुछ बन जाता है। मैं कभी कभी कुछ लोगों का इस तरह का हम बनना चाहिए। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में खास करके जहां हमको मान्यता है, जहां हम थोड़ा जीत कर आ गए, जिस कार्यकर्ता में एक नेगोशिएशन स्किल अच्छा रहता है, इनको लगता है मेरे ही संगठन, मैं ही संगठन, मैं नहीं तो कुछ नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं नहीं तो कुछ नहीं, इस तरह का कभी कभी जिनको सफलता प्राप्ति होता है वो ज्यादा इस तरह का भाव आते रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, उनको लगता है मैं नहीं तो संगठन नहीं, इसीलिए मैं इस संगठन में अनिवार्य हो गया हूं। इस तरह का फीलिंग भी कभी कभी होता है। बहुत सारे संगठनों में ये है, हमारा ही संगठनों में भी कभी कभी आता है, मगर इट इज कॉल्ड इंडिस्पेंसेबल। मगर भारतीय मजदूर संघ में नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल, ये हम समझना पड़ेगा कि इसका नेक्स्ट क्या होता है। संगठन क्या किया जी, मैंने किया जी, माने संगठन छोटा हो गया, नेता बड़ा हो गया, ये स्वभाव के कारण हम संगठन के चलेगा नहीं है। मैं बहुत सा देखता हूं इस तरह का, बहुत बार हमको भी अनुभव में आता है। हमारे सामने कुछ लोग बोलते रहते हैं संगठन कुछ नहीं किया जी, बीएमएस कुछ नहीं किया जी, बीएमएस वो नहीं किया जी, बीएमएस ये नहीं किया जी, मैं। सो भारतीय मजदूर संघ में देयर इज नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल, ये हम समझना पड़ेगा। तो इसके आधार पर ही संगठन हमारा चलता है। संगठन बड़ा है, संगठन सर्वश्रेष्ठ है, ये इस तरह का बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ क्वालिटीज हमको डेवलप पड़ेगा, वो है कैडर्स के एक मिलिटेंसी। बार बार आजकल बोलते हैं ट्रेड यूनियन का तेर तराज धारा कम हो गया है। धारा क्यों कम हो गया, पुराना हो गया तो क्या करेंगे भाई, घर में सब्जी काटने के लिए चाकू रहता है, थोड़ा डल हो गया तो उसको फिर एक बार तेज करने के लिए, उसको धारा तेज करने के लिए कोशिश करता है। इसीलिए लगातार एक्टिविटी करना पड़ेगा। भारतीय मजदूर संघ एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा साधु स्वभाव का नहीं है। इसीलिए संघर्ष, निरंतर संघर्षशीलता, निरंतर फाइटिंग स्पिरिट, ये करना पड़ेगा। संगठन कभी संघर्ष से ही बढ़ता है, सम्मान सत्कार से नहीं बढ़ता है। इस तरह का एक फाइटिंग स्पिरिट बढ़ाने वाला ये कैडर्स का स्वभाव होता है, कैडर्स का लक्षण होता है। मुझे क्या लगता है, इस तरह का कैडर्स के लिए अब तय करना पड़ेगा। और संघर्ष बढ़ाना माने जहां संगठन की रचना नहीं है वो संघर्ष नहीं कर सकते, संघर्ष रुकेगा। इसीलिए संघर्ष के लिए बेसिक काम है संगठन की रचना। इसीलिए हम भारतीय मजदूर संघ में वर्क प्लेस में यूनियन, एरिया लेवल पर यूनियन, जिला लेवल पर यूनियन, इंडस्ट्री लेवल पर यूनियन, राज्य लेवल पर संगठन, ऑल इंडिया लेवल पर, इस तरह का एक संगठनात्मक संरचना बड़ा है। ये संगठनात्मक संरचना के कारण हमारा एक आंदोलन का शैली सब बढ़ता है। ये जो इसीलिए इस संदर्भ में क्या है, हमारा इसका रचना के कारण हमको सक्सेस मिलता है। 2013 का हमारा रैली सक्सेस हुआ, दिल्ली रैली, 2017 का हमारा दिल्ली रैली सक्सेस हुआ। क्यों, माने ये रचना के कारण स्ट्रक्चर होता है। माने टॉप लेवल कैडर, सबसे नीचे रहने वाला
इसके साथ में ये लिंकेज होना चाहिए, ये ट्रायंगल लिंकेज हमारे लिए सेट करना पड़ेगा, तभी ये सेट हो जाता है। इसीलिए मेरा आप संगठन में हम बोलते हैं डायरेक्टली कोई ये नहीं करना, इस संगठन का रचना, संगठन का हायरार्की, इसके संगठन का स्ट्रक्चर को हम सब सम्मान करना पड़ेगा। एवरीबडी हैज टू रेस्पेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। मगर आजकल एक नया पंगा शुरू हो गया है, कोई एक कार्यकर्ता इंटरनेट आने के बाद, मोबाइल आने के बाद में वो सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष, ऐसे बड़े लोगों का नंबर ढूंढ लेता है, सीधा फोन लगाता है, लगाने के बाद में बात करता है। हम तो बात करना पड़ेगा, फोन आए तो बात करेंगे, बात करने के बाद लोकल क्या बोलेगा, अरे क्या है तुम्हारा, हमारा सीधा दिल्ली के साथ लिंकेज है, कोई चिंता मत करना, ऐसे कभी कभी डराते रहता है। ये गलत प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिस है। कैडर एक डिफरेंट लेवल कैडर, दे मस्ट हैव ए टच विथ लोकल लेवल्स। भिन्न भिन्न लेवल पर कैडर हमारा निचले लेवल पर टच रहना चाहिए, तभी हमारे लिए काम होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कैडर्स को निचले लेवल पर टच रहने के कारण इसके अर्थ में हमारे लिए ये जो है मास के साथ में कांटेक्ट होगा। इसीलिए जब मास बोलेगा जनसामान्य के साथ में हम कांटेक्ट करेंगे। इसीलिए कैडर्स के लिए, निचले लोग, सर्वसाधारण मजदूरों के लिए हमारे साथ टच होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसलिए मास ऑर्गेनाइजेशन बोला, कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन, ये दो समझना पड़ेगा। मास माने जनहित, सर्वसाधारण मजदूरों का है। जब सर्वसाधारण मजदूरों के साथ कनेक्ट करना माने हमको साधारण एक मजदूर का नाड़ी पहचानना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड नो द पल्स ऑफ द कॉमन डिनोमिनेटर। सर्वसाधारण एक मजदूर के मन में क्या सोच रहा है, ये हम पहचानने में सफल होना चाहिए। इसके लिए हम निरंतर निचले लेवल पर का वर्कर के साथ में लिंक रहना पड़ेगा। इसलिए वो लिंक क्या, सीधा नहीं करना, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम जाना पड़ेगा हर लेवल पर, निचले लेवल पर क्या है। नो द पल्स। अभी कोरोना के बाद में भिन्न भिन्न स्टेट में काम बढ़ा है, मगर दो स्टेट के बारे में मैं यहां रेफरेंस करता हूं, खास करके पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हमारा काम विस्तृत बढ़ गया। कोरोना हमारा ये सहायता एक्टिविटीज के बाद में, रिलीफ एक्टिविटी के बाद में, उसी तरह का दिल्ली में हमारा जो है 9 जिला का जिला रचना बहुत ज्यादा हो गया, नया लोगों को मेंबरशिप आया। केरल में बड़े लेवल पर मेंबरशिप बढ़ गया। क्यों माने हमारा ये सभी अलग अलग यूनिट्स सर्वसाधारण इस संदर्भ में लोगों के लिए राहत कार्य का आवश्यकता था। देयर वाज ए नीड ऑफ रिलीफ एक्टिविटी फॉर ऑर्डिनरी मैन। भारतीय मजदूर संघ का भिन्न भिन्न स्टेट में उनको क्या चाहिए वो पकड़ने में हम सफल हो गए, और इसके आधार पर कार्य प्रणाली बना दिया। ये कार्य प्रणाली बनाने के कारण भिन्न भिन्न लोगों ने हमारे साथ जुड़े, हमारा कार्यक्रम का डिजाइन भी बदल दिया। जैसे कुछ लोगों ने मास्क बांटे, कुछ लोगों ने पब्लिक इसमें सैनिटेशन किया, कुछ लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन किया। मैं देश भर का वो चित्र, कुछ लोगों ने रेस्क्यू किया। देखिए आज भी क्या हमारा जो आंध्र प्रदेश यूनिट और तेलंगाना यूनिट, दो लोग मिलके, जो दुबई से कुछ लोग आकर विजयवाड़ा में रुके थे, और उन लोगों को पास घर जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं था, तुरंत वहां किसी के कारण संपर्क में आने के बाद स्थानीय संगठनों के लेकर विजयवाड़ा का हमारा कार्यकर्ता लोग तेलंगाना से संपर्क करके उन लोगों को घर पहुंचाने के लिए कोशिश किया, व्यवस्था किया, पैसा इकट्ठा किया, उन लोगों को भेज दिया। माने एक समय में क्या चाहिए ये पहचानना, मासस को, जनसामान्य को क्या चाहिए पहचान कर उसके अनुसार कार्य प्रणाली बनना, व्यूह बदलना, स्ट्रैटेजी इवॉल्व करना, ये मास ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा स्वभाव होता है। सो इस तरह का स्वभाव होने के कारण हमारे लिए होना पड़ेगा। मगर ये चलना है तो हम निरंतर लगातार हमने सर्वसाधारण आदमियों के साथ में टच में होना चाहिए, फील्ड के साथ टच होना चाहिए, ये हम ध्यान लेना पड़ेगा। ये काम करने के लिए मासस कब आएगा, जब उनके साथ में आप संबंध है, जब उनके साथ में आपको संवाद है, जब सर्वसाधारण आदमी को आप संवाद में सम्मान करते हो, तब हमारे साथ जुड़ेगा। इसीलिए ये निरंतरता, निचले लेवल पर जमीन के साथ जुड़ना, लिंकेज विद दी रूट्स, ग्रास रूट्स, ये हमारा एक बहुत बड़ा काम होता है।
ये हमने ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं बहुत बार देखता हूं, मैं तमिलनाडु में हमारे सीनियर कार्यकर्ता ने ये उदाहरण दिया था उसके लिए। वो शिव भगवान पार्वती जी, ये दो लोगों ने उनको दो बेटे को बुला दिया। एक है भगवान मुरुगन कार्तिकेयन और है गणपति, दो लोगों को बुलाया। भाई साहब एक काम करिए, आप दो लोगों का एक कंपटीशन रखता हूं, क्या है आप इस विश्व को, सारा सृष्टि को एक बार भ्रमण करके आना है, मगर सबसे पहले जो आएगा उसके लिए हम कुछ इनाम देंगे। ठीक है करके दो लोगों ने निकला, तुरंत जो बड़े आदमी वो दो है निकल गए थे। कार्तिकेयन एकदम इतना तेजी से वो निकला पूरा सृष्टि के लिए, वो एकदम नीचे जाने के शुरू कर दिया। ये गणपति क्या कर दिया, बड़े दिमाग वाला, ज्यादा दिमाग वाला है ना, इन्होंने क्या कर दिया, शिव जी और पार्वती को दौड़ा उस दो लोगों को पीछे, एक बार तीन बार घुमा दिया, आकर खड़े हो गया। शिवा आप ही सृष्टि करता है, इसीलिए आपको भूल गया, आप हमारे लिए मुझे इनाम दे दो। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं, मैंने बहुत बार हमारा कार्यकर्ता फील्ड में छोड़ के नेताओं को सामने प्रदक्षिणा करते रहता है, और नेता को मालूम पड़ता है ये हमारे साथ में क्यों प्रदक्षिणा करता है। ये सिस्टम ठीक है, एक बार आओ नमस्कार करते जाना रहना, मगर जितना फील्ड मास मूवमेंट का एक बड़ा स्वभाव है, टच विथ फील्ड, जमीन के साथ जुड़ना मास मूवमेंट का एक बहुत बड़ा विषय है, इसका ध्यान में लेना पड़ेगा। मगर मास जुड़ना है तो हमारे लिए और कुछ विषय है, वो क्या है, मास टेक्निक रहता है। ये जन सामान्य ऐसे नहीं मिलेगा। जन सामान्य के बात करने का शैली अलग होता है, जन सामान्य में समझाने का एक अलग प्रक्रिया होता है, उसके आधार पर हम समझाना है। मैं बीएमएस में भी बहुत कार्यकर्ता देखता हूं, वो सर्वसाधारण आदमी को जिस तरह का पहुंचाना है उसी भाषा में बात करता है और उसी आवाज से बात करता है। इसीलिए हमारा बोली शैली दोनों भी बदलना ही पड़ेगा। इसीलिए जब मासस जन सामान्य के लिए बात करने के लिए उसका समझाने वाले भाषा में कम्युनिकेट करना है। सो वी शुड हैव ए मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द मासस, ये एक प्रमुख विषय है। और इसी तरह का जब हमारे विचार, हमारे कार्यक्रम, हमारे हमारे साथ में विचार के साथ जुड़ना माने हमने इसी मासस को, इसी जन सामान्य को ये जागृति लाना पड़ेगा। ये जन जागृति बोलते हैं, मास अवेयरनेस लाना पड़ेगा। ये जन जागृति लेने के लिए हमारे लिए मास टेक्निक बहुत जरूरी करता है। That's a very good sign also that he has got no instructions other than his family and work, which is a very good. ये नारा I see it as a very positive thing, very positive कारण होता है। समाज में नारा के आधार पर healthy as well as mental state is also concerned. एक तरह की नारा हमारा विषय नारा के बारे में एक होता है, तो नारा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। And of course mobiles have made them closer to the families also. अच्छा वक्ता चाहिए, इसीलिए अच्छा वक्ता, मेहनत ने एकदा टेलीफोन करायला मिळालं इतना ही मिळालं, पण आता you can talk 10 times is also bad. कधी पैसे पाठव, म्हैस घ्यायचे, हे करायचे। मैं अच्छा वक्ता देखता हूँ, नुसता बसल्या तो लोग ऐसे क्राउड खड़े हो जाता है। तो इस तरह का एक अच्छा भाषण करने वाला व्यक्ति चाहिए, अच्छा नारा गोष्ठ देने वाला व्यक्ति चाहिए, नारा लिखने वाला अच्छा चाहिए। ऐसे अभी थोड़ा वॉल राइटिंग कम हो गया है, वॉल राइटिंग लिखने वाला व्यक्ति चाहिए, अच्छा पॉम्पलेट लिखने वाला व्यक्ति चाहिए, अच्छा पोस्टर लिखने वाला व्यक्ति चाहिए, अच्छा डिजाइनिंग करने वाला व्यक्ति चाहिए। ये सभी माने साधारण आदमी को आप लोगों के लिए समझाने के लिए हमको जो चाहिए उस तरह का हमारे लिए एक कम शब्दों के समझाने का ये मास टेक्निक चाहिए। ये मास टेक्निक के लिए हमारे लिए सभी लोगों को ये टैलेंट नहीं रहता है। बार बार श्रद्धेय टेंगड़ी जी ने एक विषय बोल रहे थे, हंट फॉर टैलेंट, माने हमारे लिए एक जिनके साथ प्रतिभा है वो सभी प्रतिभा को हमने खोजना है, प्रतिभा को खोजना, प्रतिभावान व्यक्तियों को हमारे साथ में लाना, प्रतिभावंत व्यक्तियों को ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जोड़ के रखना, ये सब हमारे लिए आवश्यकता है। इसीलिए हम एक एक शब्द के विचार आता है।
ये सभी टैलेंटेड व्यक्तियों को उपयोग करके हमारा जो कमिटेड कैडर्स है वो एक तरह की नया स्ट्रैटेजी बनाना है। ये नया स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को बोलता है मास्टर माइंडेड कैडर्स। सो टैलेंटेड व्यक्ति भी चाहिए, मास्टर माइंडेड व्यक्ति भी चाहिए, संगठन में निचले लेवल पर सर्वसाधारण आदमियों को काम करने के लिए जोड़ने के लिए ऑर्डिनरी व्यक्ति भी चाहिए। टैलेंट नहीं है मगर संगठन के साथ मौन रह के हुए काम करने वाला वो भी एक टैलेंट है। इस तरह का भिन्न भिन्न तरह का टैलेंटेड व्यक्ति चाहिए। राजस्थान में हमारा अधिवेशन जयपुर में हुआ, इतना बड़ा एकदम तूफान जैसे हो गया, सारे के सारे टेंट गिर गए, सारे के सारे टेंट गिर गए, बहुत कठिन परिस्थिति था। मगर अधिवेशन में हमारा राजस्थान का कोई मेजॉरिटी कार्यकर्ता क्या बोल रहे थे, भाई साहब सब ठीक हो जाएगा, भाई साहब सब ठीक हो जाएगा। माने किसी का कार्यकर्ताओं के चेहरे में ये जो क्या था, थकावट नहीं है, टेंशन नहीं है, अंदर टेंशन था, साधारण कार्यकर्ता। इसके कारण क्या है, एक अच्छा हमारे लिए वहां निकल कर आया। इसी तरह का हम देखे, हम यहाँ कानपुर अधिवेशन में इतना गर्मी में भी सब लोग काम किया। क्यों? कोई अभी अभी श्रीमान जगदीश वाजपेयी जी हमारा ही उस समय का प्रमुख कार्यकर्ता, और अभी अभी उसका उत्तर प्रदेश का प्रांत का वो कार्याध्यक्ष थे, और उस समय में मेस का काम देखता था, और इतना बड़ा शरीर। एक शुरुआत में सर्वसाधारण एक आदमी, एक जनरल मास, एक जनरल वर्कर, ऑर्डिनरी एक एम्प्लॉई साधारणतः यूनियन लेवल पर जुड़ता है, इसलिए वो हमारा एंट्री पॉइंट है यूनियन। मगर उनका काम यूनियन में भी हो सकता है, यूनिट में भी हो सकता है। इसलिए यूनियन जितना मजबूत होगा, मासेस के साथ में उसका लिंकेज ज्यादा होता है। यूनियन दैनंदिन विषयों के बारे में सोचता है, मेंबरशिप के बाद सोचता है, संगठन का एक विंडो जैसे है उनके लिए। सो वो विंडो क्लियर होना चाहिए, यूनियन मजबूत होना चाहिए, सामान्य आदमी को ला सकते हैं। इसके बाद में फेडरेशन होता है। वो फेडरेशन क्या है, चार यूनियनों का जो अलग अलग भिन्न भिन्न यूनियनों का समस्याओं को सरकार के साथ, अथॉरिटीज के साथ उसके लेवल पर बातचीत करके लेकर आना, एक तरह की इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन करने में वो सफल रोल भूमिका करता है। माने मास लेवल पर का एक्टिविटी जो है, मास लेवल पर का पूरा समस्याओं को समाधान करने का एक फोरम है। जब समस्या समाधान हो जाएगा, ये निचले लेवल पर का जन सामान्य जो है संगठन के साथ और जुड़ता है। मेरा समस्या समाधान हो गया, मैं संगठन के साथ में जुड़ता हूं। मैं अभी अभी रेलवे में देखा, एक तरह की एक फाइटिंग स्पिरिट, वो लोगों ने न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ बीआरएमएस निर्णय लिया। कितना जगह में नया युवा लोग, जो लोग बीआरएमएस के साथ में नहीं है, वो सब जुड़ गया। माने यूनियन का आए, यूनियन निचले कम्युनिकेट कर दिया, फेडरेशन में आए, वो लोग एक्टिव हो गया, नया तरह का जुड़ गया। उनको लगता है आज बीआरएमएस हमारा एक आवाज बन गया, इट हैज बिकम आवर वॉइस। सो इस तरह का एक तरह की वो आ जाएगा। बीएमएस क्या होता है, इससे ऊपर है, ये विचार को लेकर, आगे का इसको लेकर बात करने वाला ये होता है। लगातार संघर्ष करते हुए निचले लेवल पर का वो काम करता है। इसीलिए हमारे क्या लगता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी के बीच में एक लिंक होना चाहिए, माने निचले मासेस का और कैडर्स का। तो इस तरह के एक लिंकेज के कारण दो तरह का काम होता है। एक है आने वाले थ्रेट्स के लिए, आने वाले जो एक तरह की खतरा को समझना, और इसी तरह का एक लेवल पर उसके आधार पर एक सर्वसाधारण आदमी का उसको खतरा करके आप लोगों को चेतावनी दे के लोगों को
जागृति करके उसके खिलाफ लड़ना, और सर्वसाधारण एक आदमी का जिंदगी में एक नया जीवन, नया रोशनी लाने के लिए काम करना, ये दो तरह का काम होता है। सो विजुअलाइजिंग द थ्रेट्स, फ्यूचर थ्रेट्स एंड फाइटिंग अगेंस्ट इट, and also to bring change, to bring the lights in the life of the common worker, ये दोनों काम करने वाला संगठन ये मार्क्सिस्ट के साथ जुड़ता है। इसलिए कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का विषयों के लिए होता है। मुझे एक याद आता है, श्रीमान स्वामी विवेकानंद जी का एक बड़ा कोटेशन है, एक लंबा कोटेशन है, एक मार्मिक कोटेशन होता है। वो कोटेशन क्या है? जब तक एक कुत्ता भी भूखा है, मैं मोक्ष का कामना नहीं कर सकता हूं। माने इवन एक कुत्ता भी, वो भी इसके लिए भूख रहता नहीं होता है, मैं मोक्ष का कामना नहीं कर सकता हूं। माने इस तरह का एक संवेदना जब होता है, माने एक सर्वसाधारण एक जिंदगी, वो आजकल 93% ऑफ असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, उनका जीवन में एक बदलाव लाने के लिए हम काम करना पड़ेगा। ये एक आदर्श है, ये एक आदर्श है। इसीलिए हमारा संगठन जो है, इस तरह का एक साधारण आदमी को जीवन में रोशनी लाना, एक प्रखर राष्ट्रीय राष्ट्रवाद बनाना, इस तरह का इस काम में लगे हुए एक आदर्श कार्यकर्ताओं के एक बैचेस का, creating an ideal workers of teams at every level, union level, federation level, district level, state level, national level पर ये काम करते करते हुए एक देश में एक नया तरह का एक रोशनी, नया तरह का ट्रांसफॉर्मेशन के काम करना, ये कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। केवल पे, प्रमोशन, पर्क, माने केवल आज का वेतन क्या है, प्रमोशन क्या है, ये सभी एक सीढ़ी का एक बड़े मंजिल चढ़ने का एक सीढ़ी है। इसलिए इसके साथ में इसी के साथ रुकना नहीं है, ये एक बड़े लेवल पर मंजिल पहुंचने के लिए एक सीढ़ी होता है। इस तरह का हम एक एक पार करके एक आदर्श कार्यकर्ताओं का, ध्येयवादी कार्यकर्ताओं को एक निर्माण करते हुए इस देश में एक नया होप, एक नया रोशनी लाने का काम ये भारतीय मजदूर संघ का ये काम है। कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन नाते हम जाएंगे। मुझे विश्वास है कि भारतीय मजदूर संघ भारत में एक सबको एक नया रास्ता दिखाएगा। हमारा राष्ट्रीय महामंत्री बार 2-3 बार रिसेंटली पोस्टिंग किया फेसबुक में, भारतीय मजदूर संघ अब सबको राह दिखाएगा। ये राह दिखाने का काम इतना आसान के नात नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। इसमें पत्थर भी है, कांटा भी है, मगर यही एक रास्ता, ये एक ही रास्ता है। उसी रास्ते में हम जाना, we have to go the same route which is having both of difficult routes। यही रास्ते में जाना और हमारा गंतव्य को पहुंचाना, यही हमारा काम है। आदर्श कार्यकर्ताओं को निर्माण करते हुए, जनसामान्य के साथ संबंध रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय मजदूर संघ भारत में एक नया तरह का ट्रेड यूनियन का मॉडल रखेगा, यही आपसे विनती है। मैं यहाँ मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। अभी प्रश्नोत्तर के लिए आपको इन्वाइट करता हूँ। धन्यवाद, सबके लिए प्रणाम। धन्यवाद सुरेंद्र जी। अभी किसी की कोई जिज्ञासा हो तो एक एक करके हाथ खड़ा करेंगे और एक एक करके सबको बुलाया जाएगा। हाँ जी, राठौर जी। राठौर जी बोलिए। मेरी दो चिंताएं हैं संगठन के प्रति। बताइए। पहली है सामूहिक नेतृत्व को लेके। हम लोगों का काफी प्रयास करने के बावजूद भी व्यक्ति आधारित है वो नेतृत्व शुरू हो गया है। इसको हमको थोड़ा सावधानी से देखने की जरूरत है। इसके लिए हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। दूसरा है कि सदैव ठेंगड़ी जी ने एक बात कही थी कि हर साल कार्यकर्ता अपना जैसा एक कार्यकर्ता का निर्माण करे, कार्यकर्ता खड़ा करे। मुझे लगता है कि ये विषय कहीं गौण हो गया है। अभी उस विषय को अगर हम लोग को मास कैडर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो इस विषय पे गंभीरता पूर्वक प्रयास करना चाहिए कि जो कार्यकर्ता हम लोग बना रहे हैं
वो आगे भी कार्यकर्ता को निर्माण कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो आग्रह पूर्वक कहते थे। और इवन बैठकों में भी पूछते थे कि भाई कि आपने किसी कार्यकर्ता को बनाया, बताइए कौन है, कौन कैसा, वो विषय हम लोग भूल गए। तो 2 विषय को लेकर मेरी चिंताएं थी। अच्छा, देखिए ये एक विषय राठौड़ जी ने एक अच्छा विषय रखा है। इसके बाद में राठौड़ जी के बाद में मैं धर्मदास शुक्ला जी को विषय उठाता हूँ। ये एक विषय है, जब भी क्या है, संगठन जब बढ़ता जाएगा, कभी कभी भिन्न भिन्न लेवल पर ये आता है। मैं इसीलिए बोला, आपने बोला व्यक्ति आधारित क्यों हो रहा है, जहां रिजल्ट सक्सेस मिलते जाएगा तब लोगों को लगता है स्वयं मेरे कारण ही सब हो गया, ऐसा अहंकार आता है। तो ये जो व्यक्ति आधारित हो रहा है, माने वहां एक अहंकार प्रश्न हो गए। अहंकार और आत्मविश्वास का बीच में बहुत कम थिन लाइन रहता है। ये व्यक्ति को बात करे, आप क्यों ऐसे बात किए, बोला सर मेरा आत्मविश्वास से बोलता है। इसलिए आत्मविश्वास और अहंकार से बहुत बात चलता है, मगर ये संगठन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। व्यक्ति आधारित हमारा संगठन नहीं चलेगा, समझदारी का कम है। मुझे क्या लगता है, समझदारी बढ़ाने के लिए कुछ ज्येष्ठ कार्यकर्ता भी ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करके उस स्थान में करने से ये ठीक हो जाएगा। एक दूसरा विषय है कार्यकर्ता निर्माण प्रक्रिया के बारे में। आपने ये एक कार्यकर्ता और एक कार्यकर्ता को जगाना थोड़ा ढीला आया है। ये ढीला क्यों आता है, मुझे क्या लगता है, इट इज कॉल्ड एज ए प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ। ये एक बार संगठन बड़े आ गया, 2 बार हम नंबर 1 आ गए और तीसरी बार भी नंबर 1 आता है, हम काय के लिए कार्यकर्ता को करना। ये कभी कभी ये ढीलापन आता है। कभी ढीलापन आ गए तो तुरंत उसको टाइट करना पड़ेगा ना, वो टाइट करने का काम भी संगठन में करना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, उस संगठन में वहां के कार्यकर्ताओं ने कभी कभी इनफॉर्मली एक फ्री माइंड से बैठ के कैडर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, कैडर्स को ठीक करने का काम भी और एक कैडर का है। तो इसी तरह का मुझे क्या लगता है, एक बार कार्यकर्ता के निर्माण के ऊपर हमारा ध्यान गए तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अभी धर्मदास जी के पास बात जो है अशोक चौधरी। मुझे अभी कार्यकर्ता के विषय पर ही ध्यान आ रहा है, जो अनुभव में आ रहा है कि हमारे बड़े स्तर के कार्यकर्ता जो कहीं कहीं लीड करते हैं, और लीड करने के साथ ऐसा ध्यान में आता है कि जब तक वो उनके गले में 25-50 मालाएं ना तब तक उनको आनंद भी नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को कुछ ट्रेनिंग देने, क्योंकि पहले प्रदेश स्तर पर भी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता रहती थी। दूसरा जो विषय आगे है कि जिले स्तर पर केवल भाषण होते हैं, जो प्रैक्टिकल होना चाहिए, अब वो प्रैक्टिकल की कमी हो गई है। इसीलिए धरातल स्तर पर हमें कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए, बड़े कार्यकर्ताओं को भी ऑब्जर्वेशन करने के लिए मुझे ध्यान में आता है, पहले हमारे बड़े कार्यकर्ता भी ऑब्जर्वेशन करते थे फील्ड में, कहते थे किसी कार्यकर्ता के बारे में अगर जानकारी रखना तो फील्ड में जाना है, और फील्ड से उसके कार्य और कार्यकर्ता के व्यवहार में पता लगता है। अभी क्या अनुभव में आता है कि केवल एक स्थान पर 2 स्थान पर आने से वो नीचे तक के कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए थोड़ा हमको अपने बड़े कार्यकर्ताओं के अंदर भी ये सुधार आए तो इसमें 2 तरह का प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति के नाते सम प्रॉब्लम है, ये कुछ कार्यकर्ता उनके भी प्रॉब्लम है। 2 तरह का, इसीलिए बोलता हूँ संगठन मासस में चले गए। इसका अर्थ नहीं कि हम हमारा रास्ता भूलना नहीं है। बहुत बार क्या होता है, हम संगठन में बाकी संगठनों के साथ में एक तरह की कंपैरिजन करता है, अरे वो संगठन देखो वहां इधर हो गया, इधर हो गया। बहुत बार क्या है हमारे लिए, इसलिए हम हमारे पहचान छोड़ के बाकी लोगों के साथ कंपैरिजन में जब जाएगा तब ये समस्या होता है। व्यक्ति के लिए 50 माला डालने के बाद लोग तो उनको लगता है मुझे बहुत सम्मान हो गया, मगर उसी मीटिंग हॉल में नीचे हॉल में रहता है ये गधा जैसे 50 माला डाला देखो करके। क्या इसीलिए क्या है, ये व्यक्ति का और बाकी कंपेरिटिव, इसीलिए हम बोलते हैं बीएमएस का रास्ते में जाना चाहिए, बाकी रास्ता नहीं है। आपका जूता चाहिए तो आपका पैर के साइज में ही लेना पड़ेगा, बाकी से नहीं चलेगा।
ये समझदारी हमारा, कभी कभी सीनियर कार्यकर्ता ही गलती करते हैं, नया करते नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को सेल्फ एनालिसिस, आत्मनिरीक्षण करके करना, यही विषय है। मैंने इसीलिए बोला फील्ड के साथ ज्यादा टच रहना है, जमीन के साथ जुड़ना माने फील्ड में प्रवास करना, फील्ड के चेक करना, यही एक अल्टरनेटिव है, दूसरा रास्ता नहीं है। अशोक चौधरी जी के बाद रंजन साहू जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। ऐसा है कि आपने रिस्पॉन्सिबल कॉपरेशन के बारे में बात किया है। हाँ जी। तो ये कहाँ तक सीमित है? वो अपनी संगठन चलता है, कार्यकर्ताओं को पाया जाता है। किसी की आवाज आ रही है, आप ही के घर में बच्चा बोल रहा है। हमारे नहीं यहाँ कोई भी। ठीक है बोलिए। हाँ, तो अभी जैसे पिछले दिनों कॉल दी थी कि जो उन्होंने लेबर लॉ की जो जिनको कर रहे थे, लेबर लॉ खत्म हो गई 4 स्टेटें अपनी, तो जो नीचे का अपना कार्यकर्ता है उन्होंने पूरा जोर लगा के पूरा प्रदर्शन करके पूरा अपनी ताकत दिखाई। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें आ रही हैं, जो अध्यादेश सरकारों ने लाए, राष्ट्रपति जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, और ये जो बातें हैं ये नीचे प्रदेश के जो अधिकारी हैं या प्रदेश के जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये बातें किसी तरीके से नहीं पहुंच रही हैं। अच्छा जी। एक सवाल। दूसरा सवाल है कि जैसे कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो मेरा ये निवेदन है को केंद्र का जो नेतृत्व है उनको, जो प्रदेश का कैडर है उनके साथ बात करने के लिए कोई टीम रहनी चाहिए। कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता ऊपर 2-4 लोग बैठे हैं, वो हर प्रदेश के फीडबैक लेनी चाहिए। जैसे आप कार्यक्रम की फीडबैक लेते हैं, हाँ जी, उसी तरीके से अपने जो कैडर बेस कार्यकर्ता हैं उनका क्या हाल है, वो क्या कर रहे हैं, उनका घर की स्थिति क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, अपना क्या काम है, कैसे चल रहा है, ये फीडबैक आजकल लेना बंद हो गया है। तो कार्यकर्ताओं की हालत क्या है, जो हमारा बेस जो है, जो कैडर है, मेन कैडर जो प्रदेश के अंदर रहता है, उसकी कोई सुनवाई होनी चाहिए। वो नेशनल लेवल पे 2-4 लोग जो हैं, वरिष्ठ जो लोग हमारे हैं, वो उनके साथ टच में रहने चाहिए। ये मेरे 2 निवेदन थे। नहीं, बहुत अच्छा विषय लाया आपने। ये जो देखिए लिमिटेशन नहीं है, हमने सरकार का आर्गुमेंट्स को लेकर ऑर्डिनेंस के खिलाफ लड़े। अब क्या है, बीएमएस का दबाव केंद्र में भी ज्यादा है, चर्चा हुई है इधर उधर, इसीलिए बहुत सारा चर्चा चली है। तो हमने एक विषय लगाया कि कुछ सरकार के इस विषय में, सरकार में भी बदलाव आ रहे हैं, इसीलिए उनके बारे में विषय आया है। थोड़ा मीडिया में क्या है, बहुत बार कुछ विषयों के लिए ज्यादा हाईलाइट करते हैं, कुछ विषयों के लिए मीडिया हमको दोनों भी करते रहता है। एक बार इस कम्युनिकेशंस को हम ठीक करवा देंगे। ऑफिशियली जब तक केंद्र कार्यालय से आया नहीं तब तक नहीं हुआ, समझ लीजिए, है ना। एक दूसरा आपने ठीक बताया, देखो मैंने ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की बताया। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की माने क्या है, एक बार जिला, अभी स्टेट कार्यकर्ताओं से ऑल इंडिया लेवल कार्यकर्ता बात करना पड़ेगा, जिला कार्यकर्ताओं के स्टेट कार्यकर्ता बात करना पड़ेगा, एक यूनियन कार्यकर्ताओं के जिला लेवल कार्यकर्ता बात करना पड़ेगा, साधारण मजदूरों के लिए यूनियन नेता बात करना पड़ेगा। ये डिफरेंट लेवल पर का हमारे लिए काम है। इसीलिए हमारे संगठन का रचना में हमने बात किया, हम रचना खड़े कर दिया, क्षेत्रीय संगठन मंत्री का रचना, उद्योग प्रभारी का रचना, प्रांत अध्यक्ष महामंत्री का रचना, इस तरह का एक रचना के कारण हमारे लिए हो गया है। तो मुझे लगता है इसको अभी इफेक्टिविटी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब क्या हो रहा है, स्टेट में दैनंदिन काम कोऑर्डिनेट करने का काम स्टेट जनरल सेक्रेटरी का है। प्रांत अध्यक्ष का काम क्या है, प्रांत अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष लोग क्यों, उपाध्यक्ष लोग क्यों प्रवास नहीं करता स्टेट में? किसी रोका है क्या उन लोगों को? कोई रोक नहीं है, मगर कोई करता नहीं है। इन लोगों का काम क्या है, आप निचले लेवल पर लोगों से संवाद करिए, संपर्क रखिए, बात करिए, इनका हालचाल सुनिए। क्या हो गया, हमारा कुछ साल के बाद में थोड़ा हमारे सिस्टम्स में भी ढीला आया है, इसी के कारण ये समस्या आया है। मुझे लगता है आज आपने भी अच्छी तरह का हमको याद दिलाया, हम केंद्र से भी कुछ उसके बारे में सोचकर हम अच्छा इसके लिए कुछ कोशिश करेंगे। अगले साल मुझे लगता है
मैं ये विषय सभी हमारा केंद्रीय टीम के सामने रखूंगा और इस विषयों के बारे में, ऑर्डिनरी वर्कर के बारे में सोचने के लिए और कुछ कोशिश करेंगे। प्रयास हम ठीक करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट। धन्यवाद जी। रंजन साहू जी। जी नमस्कार। हमारा प्रश्न है कि मेरा प्रश्न है कि कुछ कार्यकर्ता का झूठ बोलते हैं और ये एक विषय है, इसको कैसा रोका जाए। दूसरा है कि कुछ कार्यकर्ता काम करते हैं